हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम 27 एंड 28 ऑफ अगस्त की करंट अफेयर्स देखेंगे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम थी, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा था और इलेक्ट्रिसिटी बार बार आ रही थी, जा रही थी। मेरा फ़ोन और लैपटॉप दोनों डिस्चार्ज हो गए थे। और फिर जब तक सब कुछ सेटल हुआ, बहुत मतलब इवनिंग हो चुकी थी, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन अभी हम यहाँ पे 27 और 28 अगस्त के करंट अफेयर्स देखेंगे और अपना 12 बजे हम वापस 29 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमें गवर्नमेंट स्कीम पे भी बात करनी है, हम उस पर बात करेंगे। आप लोगों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ही तो इनिशिएटिव है। हम उस पर बात करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, आप सभी लोगों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में सुना होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन ब्रिक्स कंट्रीज ने किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन किसने किया है? ब्रिक्स कंट्रीज ने। और यहाँ पर फॉर्मर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर राजीव रंजन, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है फॉर द 5 ईयर टर्म। तो याद रखेंगे, हमारे देश के मतलब इंडिया के फॉर्मर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर राजीव रंजन, इन्हें रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा इन्हें वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, वो भी 5 सालों के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के करेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील दिल्मा रूसेफ। दिल्मा रूसेफ का नाम याद रखना है। ये आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और चीफ रिस्क ऑफिसर किसे बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया है? आंसर हो जाएगा राजीव रंजन को। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हो सकती है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ स्टैटिक भी हम देखेंगे, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। इसका पर्पस क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इमर्जिंग कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर आपको संघाई में देखने को मिल जाएगा। प्रेजेंटली 11 मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये तो आपके इनिशियल ब्रिक्स कंट्रीज हो गई। इसके अलावा बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। सबसे जो नए मेंबर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है, वो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान है। और राजीव रंजन आपको वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। आपका जो सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम में जब आप अपेयर होते हो, तो उसमें एक टॉपिक होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया मेंबर है, ठीक है, तो वो आपको थोड़े से याद रखने होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मीराबाई चानू के बारे में। ये मीराबाई चानू है, कौन है भाई? ये वेट लिफ्टर है, ये वेट को लिफ्ट करती है। रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है अहमदाबाद में, इसमें इन्होंने 193 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो मीराबाई चानू जो कि एक वेट लिफ्टर है, इन्होंने रिसेंटली कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि अहमदाबाद में हो रही थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता है, मतलब पोडियम पर टॉप पर है। साथ ही साथ ग्लासगो में 2026 में जो कॉमनवेल्थ होने वाले हैं, उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं। ठीक है, मीराबाई चानू के बाद हम बात करेंगे राजीव आनंद के बारे में। इंडसइंड बैंक ने अपना नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है राजीव आनंद को। ठीक है, इसके पहले ये एक्सिस बैंक में डिप्टी एमडी के रूप में काम कर रहे थे। अब फिलहाल मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया है इंडसइंड बैंक का। अच्छा, इंडसइंड बैंक बोर्ड का चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक कंट्री के बारे में बात करते हैं जो एक बाल्टिक कंट्री है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि बताइए कि बाल्टिक कंट्री कौन सी है। तो 3 कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, इसलिए इन्हें बाल्टिक कंट्री कहते हैं, जिसका नाम है लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ठीक है, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये 3 आपकी बाल्टिक कंट्री कहलाती हैं। इसमें जो लिथुआनिया है, इसकी नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है। तो लिथुआनिया की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने सोशल डेमोक्रेट इंगा इंगा रुगिनी, ठीक है, इंगा रगिनी,
इन्हें लिथुआनिया का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। और लिथुआनिया की लोकेशन भी याद रखना है कि ये आपको एक बाल्टिक कंट्री देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने नायरा एनर्जी के बारे में सुना होगा, इनके पेट्रोल पंप्स वगैरह भी देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो जो नायरा एनर्जी है, ठीक है, वो 20 मिलियन टन पर ईयर, ठीक है, 20 मिलियन पर ईयर इसकी रिफाइनरी है। कहाँ पर? गुजरात में। और ये इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी रिफाइनरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे नायरा एनर्जी के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है तैमूर। क्या नाम है इनका? तैमूर, ठीक है, तैमूर अब्बास गुलियेव, ठीक है, तैमूर अब्बास गुलियेव इन्हें नायरा एनर्जी का सीईओ बनाया है, क्योंकि रिसेंटली एलिस एंड्रो डेस डोरिएट्स इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तैमूर जो है वो अजरबैजान से बिलोंग करते हैं, बाकू यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी की है। फिलहाल में इन्हें सीईओ बनाया गया है नायरा एनर्जी का। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्सन के बारे में बात की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्सन जो आपको याद रखने हैं वो राजीव रंजन है। राजीव रंजन के बाद मीराबाई चानू है। इन दोनों का नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है, नहीं भूलना है, एग्जाम में बन सकता है। अच्छा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है, और जो ऑनलाइन गेम है, ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, उनको बैन करने की बात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम ई स्पोर्ट को प्रमोट करेंगे। ऐसे सभी स्पोर्ट जो सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, कोई भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसे गेम्स को हम क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऑनलाइन जो गेमिंग गेमिंग ऐप है, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल रिस्क है, उन सबको बैन करने के लिए एक बिल पास किया। तो उस बिल के बाद पास करने के बाद ड्रीम इलेवन ने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? ड्रीम इलेवन एंड्स एसोसिएशन विथ बीसीसीआई, ठीक है। बीसीसीआई का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो ड्रीम इलेवन था। बीसीसीआई का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो कौन था? ड्रीम इलेवन था। लेकिन ड्रीम इलेवन ने स्पॉन्सरशिप को क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है, एंड कर दिया है आफ्टर ऑनलाइन गेमिंग बिल, ठीक है। मतलब जो एशिया कप अभी यूएई में होने वाला है, तो इसमें बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर आपको कोई भी नहीं देखने को मिलेगा। अब बीसीसीआई अपना नया स्पॉन्सर खोजने में लगी हुई है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी आपको देवजीत सेकिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। ड्रीम इलेवन का फॉर्मेशन आज से 18 साल पहले जब हुआ था, उस समय बीसीसीआई का जो लीड स्पॉन्सर था, मतलब 2023 में बीसीसीआई का लीड स्पॉन्सर कौन था? बायजू था। तो बायजू को हटाकर ड्रीम इलेवन बीसीसीआई का लीड स्पॉन्सर बना था। और ये 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट था। बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? ड्रीम इलेवन। 2023 में ये डील हुई थी, 358 ईयर्स की डील थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है, इसके बाद ड्रीम इलेवन ने स्पॉन्सरशिप को कैंसिल कर दिया है। ऐसा नहीं कि केवल और केवल जैसे कि आईपीएल या फिर इंडिया की लीग में ही ड्रीम इलेवन का आपको प्रेजेंस देखने को नहीं मिलता। ड्रीम इलेवन का प्रेजेंस आपको अलग अलग फॉरेन लीग्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि कैरेबियन प्रीमियर लीग हो गया, इसका भी टाइटल स्पॉन्सर आपको ड्रीम इलेवन देखने को मिलेगा। इंडिया में भी आईपीएल के अलावा जैसे कि प्रो कबड्डी लीग है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इन सब का भी टाइटल स्पॉन्सर आपको ड्रीम इलेवन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सरशिप को कैंसिल किसने किया है? ड्रीम इलेवन ने किया है। नेक्स्ट है गोवा टू होस्ट द चेस वर्ल्ड कप इन नवंबर। अब गोवा, तो गोवा में चेस वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में, जिसमें 206 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे और $2 मिलियन का प्राइज मनी का पूल आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? नितिन नारंग, ठीक है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट आपको नितिन नारंग देखने को मिलेंगे। और चेस वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। इसको भी आपको याद रखना है। अपकमिंग जो स्पोर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो भारत स्पेशली होस्ट कर रहा होता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अब एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में हम बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे NABFID, मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। पहले स्टैटिक देखेंगे तो 2021 की बात है। 2021 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, और एक्ट को पास करके, मतलब कौन सा एक्ट था? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट 2021। इसके बाद इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया।
ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं, उनको बूस्ट करता है, उनको ऋण मतलब लोन प्रोवाइड करता है। और इसे लोग जो रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इसे रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो एक डेडिकेटेड और एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, इनका टारगेट है कि FY26 में मतलब 2025-26 में $1 बिलियन ये फंड को रेज करेंगे और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में मदद करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका टारगेट कितना है, तो $1 बिलियन का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कब बना था? 2021 में बना था। रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई इसको रेगुलेट एंड सुपरवाइज करता है। क्लियर हुआ? चलिए, अभी तो बहुत सारी कहानी बाकी है, बहुत सारे करेंट अफेयर्स भी बाकी हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज मतलब आप लोगों ने तैयारी कर ली है, आप लोगों ने पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया है, आप लोगों ने पूरा पॉलिटी पढ़ लिया है, लेकिन तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, नॉलेज को चेक करने के लिए आपको अगर टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और स्टैटिक की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पिछले 5 साल के PYQs मिल जाएंगे, हिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा, आपके एवरी मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिल जाएंगी, PYQs मिल जाएंगे। सभी प्रोडक्ट आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो एक बार आप उसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई है। अच्छा हाँ, जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं जानकारी है, मैं बता दूं, इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आसानी से आप PDF डाउनलोड करके नोट बना सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। एंड पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ना बात करते हैं ADR रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, याद कीजिए, भी रिसेंटली मैंने आपको सिखाया था कि पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ। पार्लियामेंट ने कहा है कि कोई भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है, ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें 5 साल तक के सजा के प्रोविजन है, और वो 30 दिनों तक मतलब 1 महीने तक जेल में रहता है, तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें हमारे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री किस पे कितने क्रिमिनल केसेस हैं और कौन सा मुख्यमंत्री रिचेस्ट है, तो इस लिस्ट को यहाँ पे पब्लिश किया है। ठीक है, इस लिस्ट में बताया गया कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है रेवांत रेड्डी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवांत रेड्डी है, और इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस आपको देखने को मिलेंगे। वहीं चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं, ये रिचेस्ट CM आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो एनालिसिस किया गया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा, इसमें बताया गया कि भारत के जो CMs हैं, मतलब सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, 40% ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जैसे कि मर्डर चार्जेस, किडनैपिंग, है ना, इस तरीके के चार्जेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 10 चीफ मिनिस्टर, 33% जो केसेस हैं यहाँ पर, वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, मर्डर के, किडनैपिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, तो सबसे ऊपर है रेवांत रेड्डी, जो कि चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, इनके ऊपर 89 केसेस हैं। फिर M.K. स्टालिन है, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और फिर चंद्रबाबू नायडू है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे। ना बात करते हैं रिचेस्ट, तो टॉप 10 रिचेस्ट या टॉप 5 मैंने यहाँ पे लिए हैं, टॉप 5 रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर। तो सबसे ऊपर है चंद्रबाबू नायडू, जिनकी संपत्ति आप देख सकते हैं 931 करोड़ से ज्यादा की है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सेकंड नंबर पे पेमा खांडू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर सिद्धारमैया कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। और फिर अभी अभी नए नवेले बने हुए MP के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव। ये कुछ ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी संपत्ति सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। वहीं वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ममता बनर्जी के पास सबसे कम असेट मिलेंगे। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो केवल 15 लाख रुपए की बताई जाती है। ठीक है, तो सबसे कम पैसे वाली मुख्यमंत्री आपको ममता बनर्जी मिलेंगी, और रिचेस्ट मुख्यमंत्री आपको चंद्रबाबू नायडू मिलेंगे, जिनकी संपत्ति 931 करोड़ से ज्यादा की है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कार की शुरुआत की, एक इलेक्ट्रिक कार को इनॉग्रेट किया जिसका नाम है ई वित्रा। ठीक है, और इसका एक बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड है ये। तो इलेक्ट्रिक बैटरी का जो प्लांट है वो भी गुजरात में स्टैब्लिश हुआ है, गुजरात के हंसलपुर में, गुजरात के हंसलपुर में। ठीक है, तो पीएम मोदी अनवील मारुति सुजुकी मेड इन इंडिया ई वित्रा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इसे रिसेंटली अनवील किया है, जो कि एक हाइब्रिड बैटरी से चलती है। इस बैटरी को हमने यहाँ पे तैयार किया है भारत में, और अब हम इसको 100 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का काम करेंगे। इसके अलावा हंसलपुर गुजरात में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, सॉरी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब बैटरी यूनिट्स हैं, इसको भी हमने इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, ये जो कार है ये मारुति सुजुकी की कार है, और अब यूरोप और जापान जैसे मार्केट में इसको एक्सपोर्ट करने का काम किया जाएगा। अभी जो हम एमसीक्यू देखेंगे ना, तो इन सभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब ये सभी जो न्यूज़ पढ़ना है, इन पर बेस्ड अभी हम एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, कि भाई एमसीक्यू पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है ना। याद कितना है, चीज़ें याद भी हैं, अटेंटिव होके सुन भी रहे हो कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा एमसीक्यू से। इसलिए एमसीक्यू को देखना है। अब देखिएगा, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक हम दिन मनाते हैं धन्वंतरी दिवस। अब धन्वंतरी जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम धन्वंतरी डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये दिन की जो डेट है वो एक्चुअली क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि तिथि के हिसाब से जन्मदिन पड़ते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी है तो तिथि शिफ्ट होती रहती है ना, वैसे धन्वंतरी दिवस जो है उसकी तिथि भी, मतलब उसकी डेट फिक्स नहीं है, वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने फैसला लिया है 23 सितंबर, 23 सितंबर को हम आयुर्वेदा डे मनाएंगे, और इसकी डेट फिक्स रहेगी। पहला सेलिब्रेशन 2025 में किया जाएगा, जिसकी थीम होगी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट आपको देखने को मिल जाएगी आयुर्वेदा डे की थीम, और 23 सितंबर को हम आयुर्वेदा डे इस साल से सेलिब्रेट करने वाले हैं। अच्छा, आज भले अभी हम 27 और 28 अगस्त के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आज दिन कौन सा है, आज है 29 अगस्त। एंड 29 अगस्त को क्या होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, राइट। हमारे देश के हॉकी के जादूगर, हॉकी के लीजेंड प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थडे है, इसलिए हम नेशनल स्पोर्ट्स डे आज सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम क्या हो जाएगी, स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल सोसाइटी। आज का जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो एनआईटी सिक्किम में सेलिब्रेट किया जा रहा है। एनआईटी सिक्किम 3 दिन का फिटनेस मूवमेंट रन कर रही है, 29 अगस्त से लेकर 31 तक। ठीक है, अंडर द फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2019 में की गई थी, और पहली बार जो नेशनल स्पोर्ट्स डे था वो 2012 में मनाया गया था। ठीक है, इतनी चीजें। अगर हम मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल लाके दिया है, 1928 का, 1932 और 1936 का। तो याद रखना है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, अब एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन है भाई, शरद पवार जी हैं। ये कौन है, सुनील गावस्कर हैं। अब इनके स्टैच्यू को अनवील करने का काम वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। तो रिसेंटली मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इंडियन क्रिकेट लीजेंड बैटर सुनील गावस्कर जी को सम्मान करने के लिए उनका एक स्टैच्यू अनवील किया है। कहाँ पर अनवील किया है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। साथ ही साथ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट, है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट शरद पवार जी के भी स्टैच्यू को और इनके नाम का म्यूजियम अनवील किया गया है। तो शरद पवार म्यूजियम कहाँ पर है, तो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के पास आपको शरद पवार म्यूजियम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस म्यूजियम में क्या क्या है, तो इस म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएगा जो मुंबई है, मुंबई का बस स्टैंड, ट्रेन और लोकल किस तरीके से मुंबई में कनेक्टिविटी है, डेली मुंबई का स्ट्रगल क्या है, वो बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा किस तरीके से भारत में मानसून आता है, तो आर्काइवल रिकॉर्ड जो मानसून के हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, रोहित शर्मा की जो वर्ल्ड कप की टी शर्ट है, वो टी शर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इस म्यूजियम में रखी गई हैं, लेकिन म्यूजियम का नाम शरद पवार जी के नाम पे रखा गया है, रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के बारे में। इन दोनों को रिसेंटली कमीशन किया गया है
इंडियन नेवी में एट विशाखापट्टनम। हमारे जो राजनाथ सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को संभालते हैं, इन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो हमारे नेवल शिप हैं जिनको अलग अलग लोकेशन पे तैयार किया गया है, लेकिन एक साथ एक पोर्ट से इन्हें कमीशन किया जा रहा है। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली दो नीलगिरी क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को कमीशन किया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, अंडर द प्रोजेक्ट 17A। दोनों ही जो शिप्स हैं वो प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाई गई हैं। आईएनएस उदयगिरी को प्रोजेक्ट 17A के अंदर मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई ने बनाया है। वहीं आईएनएस हिमगिरी को प्रोजेक्ट 17A के अंदर गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड कोलकाता में तैयार किया गया है। अगर हम एक एक करके दोनों के बारे में बात करें, मैंने आपको पहले कई बार एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो नेवल शिप्स होती हैं वो कभी डिसकंटिन्यू ही नहीं होती। जैसे कि आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले कोई नेवल शिप आई थी, उसको कमीशन किया था, कुछ समय बाद उसको डीकमीशन करेंगे और डीकमीशन करने के बाद उसी नाम की दूसरी शिप को इंडक्ट कर दिया जाएगा। तो जो नेवल शिप्स होती है वो कभी डिसकंटिन्यू नहीं होती, उनके नाम कंटिन्यू मेंटेन रहते हैं। तो उदयगिरी जो है वो माउंटेन रेंज है आंध्र प्रदेश में, उसी के नाम पे इसका नाम आईएनएस उदयगिरी रखा गया है। पहली बार आईएनएस उदयगिरी को 1976 में कमीशन किया था। ठीक है, इसने कई सारे ऑपरेशंस यहाँ पे रन किए हैं, जैसे कि श्रीलंका में 1987 का ऑपरेशन ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन डॉल्फिन और ऑपरेशन कैक्टस 1988 में। ठीक है, ऑपरेशन कैस्टर 2005 में। ऐसे कई सारे ऑपरेशन आईएनएस उदयगिरी ने परफॉर्म किए हैं और 2007 में इसे रिटायर कर दिया गया था, डीकमीशन कर दिया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट 17A के अंदर वापस से विशाखापट्टनम में आईएनएस उदयगिरी को कमीशन किया गया है। सिमिलर आईएनएस हिमगिरी। हिमगिरी कोई स्पेसिफिक माउंटेन का नाम नहीं है, हिमगिरी का मतलब है स्नो कवर माउंटेन, जैसे कि हिमालय। ठीक है, हिमगिरी को कमीशन करने का काम 1974 में किया था। इसने 1988 में ऑपरेशन कैक्टस में पार्टिसिपेट किया था। और जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में, तब यहाँ पे सहायता प्रोवाइड करने का काम भी आईएनएस हिमगिरी ने किया था। 2005 में इसको डीकमीशन किया गया और प्रोजेक्ट 17A के अंदर इसे वापस से कमीशन करने का काम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैप्सूल दिखाई दे रहा है, ये गगनयान मिशन का कैप्सूल है। इसी कैप्सूल के अंदर हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो स्पेस में भेजे जाएंगे। तो इसकी अभी टेस्टिंग हुई है और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की गई है। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली पहला इंट्रीगेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, कहाँ पर परफॉर्म किया है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जो कि आपका कंट्री का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान का पार्ट है। इसके अंदर चिनूक हेलीकॉप्टर ने 5 टन कैप्सूल को लिफ्ट करने का काम किया, लिफ्ट करके हवा में इसे ड्रॉप किया। कई किलोमीटर तक ये आता 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 इस तरीके से ड्रॉप हुआ है। ठीक, इस तरीके से ड्रॉप हुआ है। बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से 2026 तक हम अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को स्पेस में भेजेंगे। जब 2026 में हम ऐसा कर लेंगे तो इंडिया भी कुछ एलाइट मेंबर की कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। इसके पहले अमेरिका, रशिया और चाइना ही ऐसी कंट्री है जिन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लॉन्च किया है। इसरो इसे LBM-3 के मॉडिफाई वर्जन MK3 की मदद से लॉन्च करने वाला है। ठीक है, गगनयान जो मिशन है उसमें 3 क्रू मेंबर्स को स्पेस में भेजा जाएगा। 400 किलोमीटर की हाइट पे जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर गगनयान मिशन को भेजा जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। गगनयान मिशन की जो इंफॉर्मेशन है, इसकी लॉन्चिंग, इसके बारे में अनाउंसमेंट 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी। 2026 में गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाना है। नेक्स्ट है 11 ईयर ऑफ पीएम जनधन योजना। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई थी, मतलब इसके 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन
प्रोग्राम है। इसमें बताया गया कि अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ बैंक अकाउंट्स को ओपन किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना, और इनके अंदर 2.67 लाख करोड़ रुपीस डिपॉजिट किया गया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जन धन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। हमारे रूरल एरियाज, रिमोट एरिया, सेमी अर्बन एरिया में वो सभी लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं थी, उनके बैंक अकाउंट को ओपन करना, उनको फाइनेंशियल फैसिलिटी जैसे कि सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, पेंशन अफोर्डेबल मैनर में प्रोवाइड कराने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। इसके कुछ फीचर्स होते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर बैंक अकाउंट को ओपन करता है तो इसमें कोई भी मेंटेनेंस फी नहीं लगती और नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना पड़ता। आपको फ्री में डेबिट कार्ड आपको मिलता है। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए तक का कवर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी 10,000 रुपए तक की प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये कुछ फीचर्स आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब प्रोजेक्ट टाइगर, अच्छा प्रोजेक्ट टाइगर कब का है, 1973 का है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के जब 50 साल कंप्लीट हो गए थे, ठीक है, तो इंडिया ने 2019 में प्रपोजल दिया था। इंडिया ने 2019 में प्रपोजल दिया था कि हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाएंगे, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल कंप्लीट हो गए थे, मतलब 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। बेसिकली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 90 ऐसी कंट्रीज का ग्रुप होगा जिसमें आपको 7 बिग कैट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, 7 बिग कैट्स देखने को मिलेंगी, और ये सभी कंट्रीज मिलके इन बिग कैट्स के प्रोटेक्शन का काम करेंगी। तो रिसेंटली नेपाल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इजिप्ट, इथोपिया, इक्वाडोर, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, ये सभी आपको कंट्रीज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल 7 बिग कैट्स पे फोकस किया जाता है। वो 7 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा है। इनमें से केवल और केवल प्यूमा और जैगवार हैं जो भारत में नहीं पाए जाते। बाकी रिमेनिंग जो 5 बिग कैट्स हैं ये आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रशिया ओपन 1 मिलियन जॉब स्लॉट फॉर इंडियन वर्कर। अब रशियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1 मिलियन जॉब क्रिएट कर रहे हैं, और 1 मिलियन जॉब्स जो है उसमें भारतीय आ सकते हैं और रशिया में आके काम कर सकते हैं। ये काम स्पेशली कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट और रशिया के साइड से इस एग्रीमेंट को पास किया है कि 1 मिलियन जॉब इंडियंस के लिए, इंडियन वर्कर्स के लिए ओपन की जाएंगी रशिया में। इंडिया के एम्बेसडर रशिया में कौन है, मतलब भारतीय दूत रशिया में कौन है? विनय कुमार आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें 15 आईएएस ऑफिसर को अलग अलग मंत्रालय में शिफ्ट किया गया है। अब पूरे 15 अपॉइंटमेंट हम नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, केवल उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मनीष भारद्वाज, आप लोगों ने एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में सुना होगा। तो मनीष भारद्वाज, इन्हें सेक्रेटरी बनाया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। अगला नाम आता है संजय रस्तोगी का। इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में। और नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, जिसको एनएआई के नाम से जानते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है। लव अग्रवाल, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है। वहीं ज्ञानेश भाटी को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, ठीक है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश भाटी हैं। और लव अग्रवाल आपको एडिशनल सेक्रेटरी मिल जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। अगला नाम आता है ए अन बारसू, इन्हें एडिशनल सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर हुई है। अभी कुछ और बातें करेंगे लेकिन हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक। इतनी चीजें, चलिए। सबसे पहला है 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस इन विच इंडिया वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड हेल्ड। तो रिसेंटली 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? ये कॉन्फ्रेंस फुकेट थाईलैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फुकेट थाईलैंड में हुई थी, और इसका चेयरमैन इंडिया को बनाया गया है। तो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ AIBD,
ठीक है, जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक होता है डेवलपमेंट के लिए। उसमें 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? फुकेट थाईलैंड में हुई थी। और इसका चेयरमैन आपको देखने को मिलेगा भारत के गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी जो है वो सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे प्रसार भारती के। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1977 में हुआ था अंडर द यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली एसबीआई अप्रूव द प्रपोजल ऑफ जापान्स सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी टू एक्वायर व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ यश बैंक पेड अप शेयर और कैपिटल वोटिंग राइट्स। तो यहाँ पर देखिएगा यश बैंक के 24.99% अप्रोक्सीमेटली 25%। तो यश बैंक के 24.99% शेयर्स को किसने खरीदा है? जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने जी खरीदा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एसबीआई या सॉरी आरबीआई का अप्रूवल यहाँ पे लगा है। आरबीआई के अप्रूवल के साथ साथ इसमें एसबीआई के अप्रूवल की भी जरूरत थोड़ी सी पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? क्योंकि एसबीआई के स्टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव जापान सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन प्रपोजल टू एक्वायर अप टू 24.99% स्टेक इन द यश बैंक। और ये अप्रूवल वैलिड है फॉर 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको इसे खरीदना है। ठीक है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, अंडर द फेमा एक्ट 1999 ये गाइडलाइंस यहाँ पे पब्लिश की गई हैं। एसबीआई के पास भी 23.97% स्टेक्स आपको यश बैंक के देखने को मिलेंगे। और एसबीआई भी एग्री हो गया है कि अपने 13.19% शेयर्स को वो बेचेगा। ठीक है, 8,889 करोड़ रुपीस में। यश बैंक का फॉर्मेशन 2004 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। प्रशांत कुमार एमडी है। आईएनएस उदयगिरी वॉज बिल्ड बाय विच शिपयार्ड अंडर द प्रोजेक्ट 17। तो आईएनएस उदयगिरी को तैयार किया है किसने? मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई ई भविष्य पेंशन रिफॉर्म इनिशिएटिव aimed at ensuring transparent, speedy and hassle-free disbursement of retired benefit to its government employee। तो किस राज्य सरकार ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट करने के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए ई भविष्य पेंशन रिफॉर्म इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ई भविष्य एक डिजिटल पेंशन जो रिफॉर्म है उसकी शुरुआत की है। इससे ट्रांसपेरेंट स्पीडी मैनर में जो भी डिसबर्समेंट है पेंशंस के वो हो पाएंगे रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट है CISF सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी पहली ऑल वीमेन कमांडो यूनिट की शुरुआत की है। पूछा जा रहा है कि इस कमांडो यूनिट की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? आंसर हो जाएगा बरवाहा मध्य प्रदेश में आपको ट्रेनिंग देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है मीराबाई चानू ने 2025 के कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है जो कि अहमदाबाद में हो रहा है। पूछा जा रहा है कितनी कैटेगरी में? 193 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुंदरम होम फाइनेंस रिसेंटली लॉन्च अ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोडक्ट अंडर विच ब्रांड नेम। तो यहाँ पे सुंदरम होम फाइनेंस के द्वारा एक नया ब्रांड तैयार किया है। इसमें जो मिडिल इनकम ग्रुप है अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में, उनको हाउसिंग फैसिलिटी मतलब फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस करने का काम यहाँ पे करेगा। इसके लिए शुरू किया गया है अनुग्रह। क्या शुरू किया गया है? अनुग्रह। तो सुंदरम होम फाइनेंस जो कि सब्सिडरी है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की, इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस प्रोडक्ट का नाम एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम अनुग्रह आपको देखने को मिलेगा। और ये लोअर टू मिड इनकम ग्रुप को यहाँ पे टारगेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा डिजिटल। तो टाटा के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, टाटा की जो भी कंपनी है वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, राइट। जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो टाटा डिजिटल के एमडी एंड सीईओ कौन बन चुके हैं? इनका नाम हो जाएगा संजीव शिव आनंद। ठीक है, जैसे कि मोबाइल एक डिजिटल टूल है, जब मोबाइल हमें मिल जाता है, रील चलाने मिल जाता है तो हम बड़े आनंदमय हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो आनंद से आप याद रख सकते हैं शिव आनंद, एस शिव आनंद। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिएगा बहुत जल्दी हम यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी, बिरसा मुंडा जी की एनिवर्सरी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए 3 लेवल की मतलब थ्री थ्री मेंबर की एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। तो उस कमेटी को चेयर कौन कर रहा है? हु विल चेयर द थ्री हाई लेवल कमेटी फॉर्म्ड टू कॉमोरेट द एनिवर्सरीज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस 3 हाई लेवल कमेटी को यहाँ पे चेयर करने का काम करने वाले हैं, ठीक है। Where will the Indian Maritime Week 2025 be held? From 27 October to 31st of October. तो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इंडिया मैरीटाइम वीक कहाँ पर मनाया जाएगा? तो ये आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। Which multilateral bank has appointed RBI Executive Director Rajiv Ranjan as its Vice President and Chief Risk Officer? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था और एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसको आपको याद रखना है अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कंप्लीट करेंट अफेयर्स विद एमसीक्यू। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने करेंट अफेयर्स में क्या क्या सीखा था, क्या क्या पढ़ा था, वो वन लाइनर में हम देख लेते हैं और फिर आप क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया विंटर वाटर स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में फर्स्ट नंबर पे मेडल टैली पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि डल लेक में हुआ था। सीआईएसएफ ने फर्स्ट ऑल वीमेन कमांडो यूनिट की शुरुआत की है, जिसकी ट्रेनिंग बरवाहा मध्य प्रदेश में चल रही है। चित्तेश्वर पुजारा जो कि क्रिकेटर है, इन्होंने सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डूरंट कप को जीता है। डूरंट कप का संबंध फुटबॉल से आपको देखने को मिल जाएगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो हमारे देश के एक शूटर हैं, इन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल जीता है और भारत मेडल टैली पे टॉप पर चल रही है। ओपन एआई का पहला ऑफिस इंडिया में नई दिल्ली में ओपन किया जा रहा है। एआई इनोवेशन रेस में भारत 7वें स्थान पर, अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा। महेश बाबू फाउंडेशन को रिसेंटली एफसीआरए ने अप्रूवल दिया है कि ये फॉरेन डोनेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास किया गया है और रियल मनी जो गेमिंग्स हैं उनको बैन करने का काम किया है। फिर हम लोग ने सेतु बंधन स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात की थी, जिसमें गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज आईआईटी से वो रिसर्च करना चाहते हैं, फर्दर ग्रेजुएशन या फॉर्मल डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक फेलोशिप स्कीम की शुरुआत की गई है सेतु बंधन स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर। उज्जैन ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव को होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कृषांगी मेहसराम, ये यंगेस्ट सॉलिसिटर बन चुकी हैं इंग्लैंड एंड वेल्स में। फिर सेबी ने जो ट्रांजैक्शन फी होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो ट्रांजैक्शन फी को हटाने का काम किया है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2025-26 में 6.3% रहेगी अकॉर्डिंग टू द एसबीआई रिसर्च। और कैबिनेट ने जो फोर्टिफाइड राइज स्कीम है इसको दिसंबर 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के एक नए चंद्रमा का पता लगाया है। अब यूरेनस के पास 29 मून हो चुके हैं। सतीश गोलचा, इन्हें नया कमिश्नर बनाया गया है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एयर इंडिया के साथ डील साइन की है और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को ये सप्लाई करेगा। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को था, जिसकी थीम थी आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। 55वें नंबर की जीएसटी काउंसिल मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, जिसको चेयर कर रही थी निर्मला सीतारमन। विश्वास पटेल, इन्हें रिसेंटली पीसीआई का पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिका का नया दूत या अम्बेसडर अपॉइंट किया है। इंद्रनील भट्टाचार्य, इन्हें एक्स ऑफिसर मेंबर बनाया है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। यश बैंक के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार मिलेंगे, इनके टेन्योर को 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। और अनीस दयाल सिंह को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या डिप्टी एनएसए बनाया गया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि मटुआ कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार या उड़ीसा। जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम 29 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आप एक बार विजिट कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जिन लोगों के पास एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में भी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।